सिनेमा वापस पहुंचने तक खान को बमुश्किल 25-30 मिनट लगे थे, लेकिन बाकी लोग खासे परेशान हो रहे थे। खान के दाखिल होते ही हाफ टाइम हुआ। उसने सबसे पहले रजनी की तरफ देखा जो सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। कहाँ चले गए थे आप? रमा सरापा एहतजाज उससे मुखातिब थी। जवाब में खान ने कहकहा लगाया, जी क्या बताऊं, चला क्या गया था, फंस गया था। यहाँ से निकला हूँ कि सामने से वो कमबख्त रुलिया राम आता दिखाई पड़ा। मैं तो नमस्ते कहने का गुनाहगार हुआ हूँ, बाकी सारा काम उसी का है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसका एक और वाकिफकार मिल गया और मैं जान बचाकर निकल आया हूँ। वो दोबारा खामखा हंस दिया। रुलिया राम से उस घर के तमाम मकीनों का गायबाना तारुफ था। यही वो चपड़ासी था जिसके जरिए वो आदमियों की भीड़ से निकलकर मौजूद ठेकेदारों के ग्रुप में शामिल हुए थे। फिर भी भैया आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। रजनी अब भी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। खैरियत है भाई, आखिर मुझ ही पर इतनी कड़ी नजरें क्यों रखी जा रही हैं? खान ने बारी बारी सबके चेहरों पर नजरें दौड़ाईं। इस मर्तबा आशा की बारी थी। बोली, आप भैया जी हैं ही ऐसी चीज, आपको एक मर्तबा पाकर कोई खोना नहीं चाहता। वाह मोटी, बड़े डायलॉग बोलने लगी हो। खान की बात पर सब हंस दिए। इंटरवल पर उन्होंने अपने बॉक्स ही में बोतलें मंगवाई थी। फिल्म खत्म होने तक फिर कोई बाहर न निकला। फिल्म के खात्मे पर जब वो लोग बाहर आए तो रात के 12:30 बज रहे थे। उस वक्त उस इलाके की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, लेकिन आज खिलाफ मामूल एक तूफान बदतमीजी हर तरफ बरपा था। क्या हुआ साहब? किशोर ने एक नौजवान से पूछा जो अब तक कई लोगों को बाहर टूटने वाली कयामत की रुदात सुना चुका था। नौजवान बोला, किसी ने बाली की टांग तोड़कर उसे गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है। बहुत मारा है बाली को, उसकी तो शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही। मुखातिब ने दिल्ली के खास करखनदारी लहजे में मजे ले लेकर बाहर होने वाली वारदात बयान की। खान ने कनखियों से रजनी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर यकदम जिंदगी जाग उठी थी। उसकी आंखें चमकने लगी थीं और कनपटियों के नजदीक रगें फड़कने लगी थीं। एक नजर रजनी ने खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में तशक्कुर का एक समंदर हिलकोरे ले रहा था। उसके होंठ कपकपाए। भैया, इससे आगे वो कुछ न कह सकी। रमा ने अचानक ही चौंक कर खान और रजनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन नमूदार हुई और उसके पसे पर्दा उभरने वाले सवाल से बचने के लिए खान ने वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। उसने बाहर निकलकर एक टैक्सी को हाथ दिया और बाकी लोगों को नजदीक आने का इशारा किया। इस मर्तबा वो जानबूझकर आगे बैठा था। टैक्सी वाला शायद कोई मकामी था। तमाम रास्ते मजे ले लेकर वो बाली की मुरम्मत की कहानी सुनाता रहा। वो तमाम वाकयात ऐसे बयान कर रहा था जैसे मौके का चश्मदीद गवाह रहा हो। किशोर और आशा तो उसकी गुफ्तगू में जरूरत से भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। अलबत्ता रजनी, खान और रमा हूं हाँ ही कर रहे थे। तीनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। टैक्सी पहले उनके घर पहुंची। सब लोग उतर गए। मैं रजनी बहन को ड्रॉप करके वापस आता हूँ। खान ने किसी को कुछ कहने का मौका ही न दिया। रजनी सहरजदा सी बैठी रही और टैक्सी आगे रेंग गई। उसके घर से कुछ फासले पर दोनों उतर गए। रजनी ने अब भी कुछ न कहा। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी वो बच्चों की तरह बिलक पड़ी। भैया, इससे आगे वो कुछ न कह सकी। रजनी वो जापानी इंस्ट्रक्टर जिससे मैंने मार्शल आर्ट सीखे थे कहा करता था कि मैं 5 साल और उसकी शागिर्दी करूं तो इंटरनेशनल फाइट लड़ सकता हूं। मैंने अभी किसी पर यह जाहिर नहीं किया, ना ही मैं जिंदगी में गुंडागर्दी का कायल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता तो उसे कुत्ते की मौत मार डालता, लेकिन ये इंतकाम का कोई तरीका नहीं था। मैंने उसका पांव जिस जगह से तोड़ा है दुनिया का कोई डॉक्टर जोड़ नहीं सकता। सारी जिंदगी वो अपाहिजों की तरह गुजारेगा और लोग उसे देखकर हंसा करेंगे, लेकिन ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। बाकी लोगों की निशानदही भी तुम कर देना, वो भी अपने किए की सजा जरूर भुगतेंगे। बस मेरी एक दरखास्त है कि अब तुम्हारा ज़मीर मुतमईन हो जाना चाहिए और तुम ये सर्विस सिर्फ देश की सेवा के लिए करो। तुम्हारे जहन पर जो एक बड़ा बोझ था, भाई होने के नाते मैंने उसे कदरे हल्का कर दिया है। जिंदगी के सफर में अब तुम अकेली नहीं रही हो, मुझे हमेशा तुम अपने साथ पाओगी। रजनी बोली, भैया आपने जो मुझ पर एहसान किया है इसका बदला तो शायद अगले भी किसी जन्म में न चुका सकूं, लेकिन जिंदगी में अगर कभी ऐसा वक्त आ गया तो मैं भी आप पर साबित कर दूंगी कि किसी राजपूत की बेटी हूं। उसका लहजा इतना मजबूत था कि खान महसूस किए बगैर न रह सका। देख लेना, मुमकिन है तब हालात मुख्तलिफ हों और तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो। खान मुस्कुरा दिया। वो बोली, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। अच्छा, शब बखैर, खान कहकर वापस मुड़ गया। उसे इल्म था कि रमा कितनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होगी। रमा वाकई बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी और खासी संजीदगी
پیچیدہ نظर आ रही थी। खान उसे शक में मुब्तला करने का खतरा कभी मोल नहीं ले सकता था। उसने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए खान का इस्तकबाल भी किया था, लेकिन इस मुस्कुराहट के लिए उसे खुद पर कितना जबर करना पड़ा था, इसका अंदाजा सिर्फ खान ही कर सकता था। बाकी सब लोग तो अपने अपने बिस्तरों में जा घुसे थे। रमा का हाथ पकड़कर वो उसे बड़ी बेतकल्लुफी से ऊपर छत पर ले आया। इस छत पर बैठकर आपस में घंटों गुफ्तगू करते रहना दोनों का मामूल बन चुका था। खान ने कहा, मुझे मालूम है रमा, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे जहन में क्या क्या सवालात सर उठा रहे हैं। रमा, मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट उठाकर तुम्हें हासिल किया है, और तुम्हारी मोहब्बत का जो शीश महल मैंने सजा रखा है उसमें अगर एक बाल भी आ जाए ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हाँ, बाली की टांग मैंने तोड़ी है। मैंने तुम्हें बताया था कि मार्शल आर्ट्स का माहिर हूँ मैं। ये आर्ट मैंने नेपाल में एक जापानी इंस्ट्रक्टर से सीखा था और 2 साल तक उसकी शागिर्दी इख्तियार की। मैंने पहले ही रोज तुम्हारी और रजनी की मोहब्बत का अंदाजा लगा लिया था। तुम्हारी हर चीज से मुझे वालेहाना इश्क है। ये कदम भी मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशनुदी के लिए उठाया है, और रजनी को मैं अपनी सगी बहनों से बढ़कर समझता हूँ। शायद कुदरत ने मुझे तुम लोगों से मिलाया ही इसलिए था कि मेरी तमाम महरूमियों का इजाला हो जाए। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर नाज है, और रजनी जैसी बहन पाकर फख्र महसूस करता हूँ कि वो देश की सेवा के लिए इतनी खतरनाक नौकरी कर रहे हैं। वो बोलता चला गया और रमा के अंदर शुकूक का सर उठाता नाग शांत हो गया। हर कदम पर उसके सामने खान का नया रूप आ रहा था, और हर रूप पहले से ज्यादा खूबसूरत होता था। उसे अपने मुकद्दर पर रश्क आने लगा था। उस रोज पहली मर्तबा बहुत संजीदगी से उसने सोचा कि जरूर किसी पिछले जन्म में उससे कोई बहुत बड़ी नेकी सरजद हुई है, जो इस जन्म में उसे अरुण कुमार जैसा साथ नसीब हुआ है। बोली, आप मेरे तसव्वुरात से भी बढ़कर अजीम हैं। आप देवताओं की तरह महान हैं, और मैं तो आपकी मामूली दासी होने के लायक नहीं हूँ कुमार जी। ये आपका एहसान है कि आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। रमा एहसास तशक्कुर से दब गई थी। रमा, इंसान क्या है ये तुम अभी नहीं सोच सकती। मुझे देवता बनाकर खुद से दूर मत करो। मैं अगर देवता भी होता तो तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए इंसान का रूप धार कर जमीन पर आ जाता। खान महसूस करने लगा था कि ये बातें वो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए नहीं कर रहा। कोई ताकत वाकई उससे ये सब कुछ उगलवा रही थी। जाने उस लड़की में क्या सहर छुपा था कि उसकी अपनी शख्सियत उसके सामने दबी दबी महसूस होती। वो खेल जो उसने अपने बिजनेस का हिस्सा समझकर खेला था, आहिस्ता आहिस्ता अब हकीकत का रूप धारने लगा था। लाशऊरी तौर पर उसका दिल उसकी गिरफ्त से आजाद होकर अब रमा की मुट्ठी में चला गया था। ये कोई खुश आइंद बात नहीं थी। उसे अपने बचपन की वो कहानियां याद आ गईं, जब ऐसी ही खूबसूरत जादूगरनियां शहजादों को पत्थर के मुजस्समे बनाकर अपने गारों में नस्ब कर लिया करती थीं। ऐन मुमकिन था कि रमा की मोहब्बत का सहर उसे पत्थर का बुत ही ना बनाकर रख दे। रमा ने उसकी बात का जवाब सिर्फ अरुण कह कर दिया और अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। खान का हाथ बेख्तियार उठा और उसकी उंगलियां रमा के बालों में कंघी करने लगी। एक नामालूम मदहोशी उस पर छाने लगी। इन बालों में धनक के सातों रंग उसे लहराते नजर आ रहे थे, और रंगों की इस धनक में वो डूबता चला जा रहा था। टेंडर खुलने में अभी कुछ रोज बाकी थे, और खान जानता था कि सूबेदार सरकारी कार्रवाई बहरहाल पूरी करेगा। उसकी दाढ़ी अब चेहरे पर नुमाया होने लगी थी। ऐनक लगानी उसने छोड़ दी, और अपने बालों का स्टाइल भी खान ने तब्दील कर लिया था। अगले रोज सुबह जब रजनी उन लोगों से मिलने आई तो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। दिल्ली के अखबारात ने उस रोज बाली की नामालूम हमला आवर की तरफ से ठुकाई और फिर उसकी टांग तोड़कर उसे कूड़े करकट के ढेर पर फेंक जाने के वाकयात को 6 सुर्खियों के साथ शाया किया था। बाली को अस्पताल में जाकर होश आया था, लेकिन वो किसी की निशानदही करने से कासिर था। उसने पुलिस को सिर्फ इतना बयान दिया कि हमला आवरों ने चेहरे चादर से ढांप रखे थे। उसने अपनी साख कायम रखने के लिए झूठ बोला था। ये बात उसके लिए बायस शर्म थी कि एक अकेला आदमी उसके डेरे पर आया और उसे मार मार कर बेहोश कर गया। डॉक्टर ने जाती राय दी थी कि जिस बुरी तरह उसका पांव तोड़ा गया है, अब उसके दोबारा जुड़ने के इम्कानात बहुत कम हैं। किसी ने बड़े माहिराना तरीके से ये काम किया था। बाली के साथ ऐसा सलूक होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। अब पुलिस उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही थी। अरुण की दरखास्त पर रमा ने इस बात को अपने तक ही महदूद रखा था। उसने रजनी पर यह जाहिर नहीं किया था कि अरुण ने उसे सब कुछ बता दिया है। 4-6 रोज उसने घूमने फिरने में ही गुजार दिए। उस रोज भी रमा के साथ एक बार नुमा होटल में बैठा था जब एक बैरा उसके नजदीक आकर रुका। आप ही का नाम अरुण कुमार है? खान की बजाय रमा ने जवाब दिया, हाँ। ये चिट्ठी आपके नाम एक साहब दे गए हैं। बैरे ने उसे एक बंद लिफाफा थमा दिया। ओह, वही गधा होगा। खान ने हैरत अंगेज फुर्ती से अपना मूड बदल लिया था और बड़े खिलंडरे अंदाज में लिफाफा फाड़ कर कागज निकाला। अजी साहब, आजकल तो फिल्मों ने लड़कों का दिमाग खराब कर दिया है। 1-2 अंग्रेजी फिल्में क्या देख ली, खुद को जेम्स बॉन्ड बना लेते हैं। अब उस गधे दिलीप को ही देख लो।
मुझे मिल भी तो सकता था, नहीं मिला, रुक्का दे गया। धत तेरी की। उसने रुक्के पर फुर्ती से नजरें दौड़ाई और जहन में एक फोन नंबर हिफ्स करके उसे फाड़ कर अपनी जेब में डाल लिया। ये क्या? रमा बोली। जेब में आपने कागजों के टुकड़े क्यों डाल लिए? खान ने फर्श पर बिखरे हुए कागजों की तरफ इशारा किया। क्या मैं लोगों की तरह नादानी करूं? और ये कहते ही उसने एक जोरदार कहकहा बुलंद किया और फिर बाकायदा हंसना शुरू कर दिया। रमा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? खान बोला, जल गया साला। मालूम है क्या लिखा है? क्या? रमा की हैरानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। खान बोला, लिखता है, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें मिले बगैर जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने फिर बाकायदा हंसना शुरू कर दिया। इस मर्तबा वो अकेला नहीं हंसा, रमा ने भी उसका मुकम्मल साथ दिया था। खान ने कमाल होशियारी से मामला गोल कर दिया था और असल बात की उसे हवा तक नहीं लगने दी थी। असल में ये खत उसे मकामी स्पाई मास्टर की तरफ से लिखा गया था, जिसमें उसके लिए अपने मुल्क से किसी खुसूसी पैगाम की खबर दी गई थी जो उसने मतलूबा नंबर डायल करके हासिल करना था। खान को अब बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। वो जल्द अज जल्द ये अहकामात हासिल करना चाहता था। उसे तो एक पल भी फारिग रहना गवारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो लोग उठकर घर जा रहे थे। खान ने रमा पर अपने रवैये में कोई मामूली सी तब्दीली भी जाहिर नहीं होने दी थी, बल्कि रमा के जहन से ही ये बात निकल चुकी थी कि किसी ने खान को होटल में कोई खत भी ला कर दिया था। रजनी वापस जा चुकी थी। उन्होंने खासा वक्त एक दूसरे की मायत में गुजारा था। बाली की टांग टूटने के बाद से अब रजनी खासी नॉर्मल हो गई थी। एक बात तो खान ने खास तौर से महसूस की थी कि उसका रवैया अब पहले एक दो रोज वाला नहीं था। वो खान की गैर मौजूदगी में रमा के साथ वही गैर संजीदा गुफ्तगू और हरकतें करती थी, लेकिन खान के वहां आते ही संजीदगी इख्तियार कर लेती। खान महसूस करने लगा था कि वो अब उसकी दिल से इज्जत करती है। उसी रात उसने मतलूबा टेलीफोन नंबर डायल करके अपने मुताल्लिक ताज़ा अहकामात हासिल कर लिए थे। उसे बताया गया था कि आज से ठीक 10 रोज बाद जब घड़ी की सुइयां 3 और 12 के हिस्सों को छू रही हों तो उसे अंबाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। नए दोस्त की पहचान उसे करवा दी गई थी और बाकी अहकामात उसी से हासिल करने थे। अंबाला शहर, अजय साहनी, ये दोनों अल्फाज दोहराते दोहराते उसने रात काटी और जब सुबह हुई तो वो लोग नाश्ते से फारिग हुए तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि रोजमर्रा की डाक में उन्हें सप्लाई ऑर्डर मौसूल हो गया था। रमा ने उसे बताया कि रजनी की छुट्टी खत्म हो गई थी, शायद 2-1 रोज बाद ही वो घर आए। 2-3 रोज बाद खान और सुहाय एक किराए के ट्रक पर माल लाद कर मेरठ छावनी की तरफ जा रहे थे। उनकी आमद की इत्तला पाकर सूबेदार बिलाकी राम दरवाजे पर ही आ गया था। उसके क्लियर करने के बाद ही ट्रक को अंदर जाने की इजाजत मिली थी। मतलूबा स्टोर के दरवाजे पर पहुंचने तक बिलाकी राम ने उन्हें ये ब्रीफिंग भी कर दी थी कि वो अपने कर्नल साहब की मौजूदगी में उन्हें डांट टपट भी करेगा, लेकिन उन्हें बुरा नहीं मानना। खान की उकाबी नजरें बड़ी बेचैनी से अतराफ में भटक रही थी। उसने सिपाहियों की आमदोरफ्त से अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ ज्यादातर सिख रेजिमेंटें ही रखी जाती हैं। उनका माल वहीं उतार कर कर्नल साहब की मौजूदगी में दोबारा चेक किया गया था और कर्नल साहब ने कमाल शफकत का सबूत देते हुए ओके कर दिया था। जहां वो लोग मौजूद थे वो एक बैरक नुमा गोदाम था जिसकी पुश्त पर निशानाबाजी की जगह बनी हुई थी। इर्द गिर्द खुली जगह पर जवान मशकें कर रहे थे। खान बड़ी दिलचस्पी से उन्हें मशकें करते हुए देख रहा था। उसके देखते ही देखते एक बड़ी सी बैरक के पीछे से एक दस्ता नमूदार हुआ जिसे देखकर खान चौंके बगैर न रह सका। वो उन लोगों को पहचान गया था, लेकिन तस्दीक भी जरूरी थी। बिलाखिर उसे मौका मिल ही गया। बोला, सूबेदार जी, हमने तो सुना था कि फौजी लोग डिसिप्लिन के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कमाल है ये लोग तो धोती के साथ मशकें कर रहे हैं। उसने सामने बंदूकें हाथ में पकड़कर उछलते कूदते हुए नौजवानों की तरफ इशारा किया। बिलाकी राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये लोग बाकायदा फौजी नहीं हैं। खान की बजाय सुहाय ने पूछा, तो कौन है ये? बिलाकी राम ने उनकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम तो अपने लोग हो, किसी को बताना मत, ये राज की बातें होती हैं। ये मुक्ति बहानी है। खान ने सब कुछ जानते हुए भी पूछ लिया, मुक्ति बहानी क्या है? बिलाकी राम ने समझाया, उधर ढाका से जो लोग भाग कर आते हैं हम उन्हें ट्रेनिंग देकर पूर्वी पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। सुहाय भी गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहा था। बोला, ये सब लोग उधर के ही हैं। बिलाकी राम बोला, अरे नहीं यार, अब तुम्हें सारी बातें कैसे बता दूं? बिलाकी राम ने मूंछों को ताव देते हुए अपनी मालूमात का रोब झाड़ा। इनमें बमुश्किल 5-7 अफराद उधर के हैं। खान ने पूछा, और ये बाकी 15-20 कौन हैं? वो बोला, वो तो कलकत्ते के हैं और दरअसल यही लोग तो उधर जाकर असली काम करेंगे, जो खुद को
मजलूम बंगाली बताकर लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और सबसे बढ़कर ये कि वहां जाकर तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां करेंगे। अभी ये काम थोड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे जैसे हालात हमारे हक में होते जाएंगे हमारा काम आसान होता चला जाएगा। बस यार इतना ही काफी है, हर बात सिविलियन को नहीं जाननी चाहिए। बिलाकी राम बड़ी मक्कारी से मुस्कुराने लगा। खान ने मजीद कुछ पूछना मुनासिब न समझा। उसके कलेजे में एक आग सी लग गई थी। आज जो कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया था और उससे पहले जो कुछ मालूमात उसे हासिल हुई थी, उसके बाद अजीब अजीब खदशात उसके दिमाग में जड़ पकड़ने लगे थे। दुश्मन बड़ी मक्कारी से आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त हालात पर मजबूत कर रहा था। सरहदों पर शरणार्थियों के कैंप गाड़ दिए गए थे। इन कैंपों में नाम निहाद शरणार्थियों की आलमी इमदाद से हासिल करदा खुराक का सिर्फ 1/3 हिस्सा दिया जाता। बकिया सब कुछ भारत सरकार खुद हजम कर जाती और शरणार्थियों का पेट जहर आलूद प्रोपेगेंडे से भर दिया जाता था। ये प्रोपेगेंडा इस हिकमत अमली से किया जा रहा था कि भोले भाले बंगाली जान ही न सके और बड़ी सादा लौही से अपने दिल दुश्मन की मुट्ठी में देते चले गए। हालात ऐसे नहीं थे कि वो बिलाकी राम को मजीद कुरेदना शुरू कर देता। उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था, मगर बिलाकी राम ने फिर उसी इशू पर बोलना शुरू कर दिया था। वो अपनी मालूमात का रोब गांठने के चक्कर में राज उगलता चला गया और खान के जहन में वो सब नक्श होता जा रहा था। बिलाकी राम मजलूम बंगालियों को बेतहाशा गालियां दे रहा था। वो उनका जिक्र बहुत हिकारत से करता था। भारतीय फौज का एक आम सूबेदार होते हुए भी उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अखंड भारत का ख्वाब पूरा हो जाए। वो राजकुमारी से खैबर की चोटियों तक को अपने बाप की विरासत समझता था। उसने जो 7-8 जमातें पढ़ी थीं, उनके दौरान तारीख के टीचर ने उसके कानों में ये जहर डाल दिया था कि मोहिंजोदाड़ो और टेक्सिला की मदफून तहजीबें उसके आबाओ अजदाद की विरासत हैं। और अब उसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशें जागुज़ीन हुई थीं कि वो इन सब इलाकों को जैसे भी मुमकिन हो भारत माता के तसर्रुफ में ले आए, और यही अज़्म लेकर वो फौज में गया था। लेकिन 65 की जंग में उसने अपनी फौज की जो दुर्गत पाकिस्तानियों के हाथों बनते देखी थी, उसके बाद से उसको यकीन भी हो चला था कि लड़कर वो अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकते। सूबेदार बिलाकी राम परले दर्जे का बेईमान था। उसके तवस्सुत से सप्लाई की कमीशन उसके अफसरान के घरों में पहुंचती थी। वो बला का शराब नोश भी था और कोई ऐसी इखलाकी बुराई नहीं थी जिसका वो शिकार न रहा हो, लेकिन वो अंदर से मुकम्मल हिंदू था। रोजाना नहीं तो हफ्ते भर में एक मर्तबा ही सही वो मंदिर में जरूर जाता। उसके जज्बात भी मुसलमानों के मुताल्लिक वही थे जो एक ईमानदार हिंदू के होने चाहिए। वो भी उसी दीवानगी का शिकार था जिसके शिकार उसके बाकी हिंदू भाई थे। उनका एक ही ख्वाब था, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देने का घिनौना, मकरूह और भयानक ख्वाब। दोपहर का खाना दोनों ने बिलाकी राम के साथ उसके मेस में ही खाया था। उस रोज वाकई उसने खाना जहरमार किया था। हालांकि उसका दिल खाने की तरफ देखने को भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये उसके फराइज में शामिल था कि अपने जज्बात को अपने अंदर ही मार दिया करे। उसे लाशऊरी तौर पर भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो उसकी शख्सियत को मुश्तबा करे। यही वजह है कि उसने बादल नखास्ता ही सही बिलाकी राम की हाँ में हाँ बड़े जोशो खरोश से मिलाई थी। बिलाकी राम के साथ किए गए मुआहदे में ये बात भी शामिल थी कि वो बिल की अदायगी जल्द अज जल्द करवाएगा, क्योंकि अपनी कमीशन का बकिया भी उसे उसी सूरत में मिलना था। दोपहर तक वो बिलाकी राम के साथ रहे, फिर दिल्ली रवाना हो गए। मेरठ से दिल्ली तक खान सोचों के ताने बाने उलझाता सुलझाता रहा। हर आने वाला लम्हा उसके लिए कोई न कोई बड़ी खबर लेकर आ रहा था। आखिर वो उन मंसूबाबंदियों और तैयारियों की इत्तलात बर वक्त अपने मुल्क को तो दे रहा था। यकीनन वो लोग दुश्मन की हिकमत अमली जानकर उसके तदारुक के लिए अमली इक़दामात कर रहे होंगे। बिलाकी राम करीबन रोजाना ही किसी न किसी काम से दिल्ली आया करता था और अपने बिल की वसूली के सिलसिले में खान ने भी उससे 2-3 मुलाकातें जरूर की, लेकिन बिल की वसूली तो एक बहाना ही होता था। असल में तो वो मुक्ति बाहिनी की मेरठ और दूसरी छावनियों में ट्रेनिंग ही की मालूमात उससे उगलवाता रहता था, और इस दौरान ये उसका मामूल बन चुका था कि वो हर दूसरे दिन इन मालूमात पर मबनी रिपोर्ट अपने मुल्क जरूर भेजा करता। बिलाकी राम ही के ताउन से उन्होंने 2 और नए टेंडर भी दाखिल कर दिए थे। बिल वसूल होने पर उसने सबसे पहले बिलाकी राम को उसके हिस्से का कमीशन अदा किया, और अब एक दरमियानी सी मोटरसाइकिल भी उन लोगों ने खरीद ली थी जो ज्यादातर किशोर के तसर्रुफ में ही रहने लगी थी। अखबारात ने कई रोज तो बाली की खूब दुर्गत बनाई थी। अब वो अस्पताल से घर आ चुका था क्योंकि डॉक्टरों ने उसका पांव जोड़ने से माजरत कर ली थी। उनके नजदीक अब उसका इलाज मुमकिन ही नहीं रहा था। बाली ने शर्मिंदगी के मारे घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, और उसको कमजोर देखकर पुलिस ने अपने साबिका अरमान पूरे कर लिए थे और उसके एक एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।